हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो 10 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। और आज का यह सेशन सेट 1 है, एक प्रैक्टिस सेट है और इसके माध्यम से आप हूबहू जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे ग्रामर के क्वेश्चन हो, वोकैबुलरी के हो या फिर यूसेस हो उनके। इनकी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्या करना है, इस ब्लैंक को आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के थ्रू भरना है। सेंटेंस कहता है सी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। अब देखेंगे यहाँ पे एवरी संडे यह दर्शाता है कि प्रत्येक संडे को वह मार्केट जाती है। इट इज द पार्ट ऑफ अ रूटीन और हैबिट। और हैबिट और रूटीन हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट टेंस के द्वारा दर्शाते हैं। और इंडिफिनिट में या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या पास्ट इंडिफिनिट होगा। और हम सबको पता है कि गोइंग जो हमारा है वर्ब का चौथा रूप, ये कभी भी अकेले वाक्य में वर्ब के रूप में फंक्शन नहीं करता है। सेम सिचुएशन है हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन का। और गो की बात करें तो गो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। इसका प्रयोग हम प्लूरल नंबर के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे एक आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है इफ रिक्वायर्ड। अगर नहीं है तो नो आर्टिकल का आप चुनाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर किसी वाक्य में फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हो तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि इसके पीछे आ गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के फर्स्ट साउंड को हम लोग फॉलो करेंगे और फर्स्ट साउंड क्या है, इसका वॉवेल है, जिसके कारण से एन का प्रयोग होगा। अब यह मैन के द्वारा, मैन के फर्स्ट साउंड के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके पीछे जो प्रयुक्त हुआ है ऑनेस्ट, इसके फर्स्ट साउंड के द्वारा डिटरमिन किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ड ब्रेव है इसके लिए आपको एक ऐसे वर्ड का चुनाव करना है जो सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। क्लियर है? अब देखेंगे अगर इन चारों वर्ड्स को एक एक करके देखें। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक, सिमिलर मीनिंग रखता है टिमिड भी, टिमिड का मतलब भी डरपोक। कोरेजियस जो है इसके लिए एक सुटेबल ऑल्टरनेटिव है। कोरेजियस का मतलब होता है साहसी, ठीक है ना, जिसको हम दूसरे शब्द में बोल्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? निर्भीक, जिसमें किसी भी प्रकार के डर का अभाव हो। और हमारा नेक्स्ट जो है वीक, वीक का मतलब कमजोर। अर्थात यूं कह सकते हैं कवर्ड, टिमिड और वीक ये एक दूसरे के क्या सिनोनिम है। वहीं कोरेजियस इनके एंटोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा और ब्रेव के लिए कोरेजियस सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो चार ऑल्टरनेटिव्स हैं इनमें से एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कहता है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। अब क्या करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो होता है जब किसी क्षेत्र विशेष के अंदर में कोई चीज हो। जैसे अगर हम बात करते हैं पार्क की, तो पार्क की अपनी एक निश्चित सीमा रेखा होगी। अगर उस निश्चित सीमांकन के अंदर है कोई चीज तो हम वहां क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला आई एम इन द रूम, मतलब आपका जो रूम होगा उसकी एक निश्चित सीमा रेखा होगी। अगर उसके अंदर हैं आप तो इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात बच्चे जो है कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, इन द पार्क हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे ऑन का प्रयोग देखेंगे, किसी चीज के ऊपर है जब सरफेस कांटेक्ट हो रहा हो। जैसे आपने बोला कि देयर इज ए कैप ऑन योर हेड, मतलब आपके सिर पर एक कैप है। कैप मतलब सिर को टच कर रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है। या फिर बोलते हैं कि माय मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस को कांटेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अवस्थित है। एट क्या है, ये विसिनिटी बताता है किसी भी चीज की कि कोई नजदीक में है, किस चीज की, जिसको आप लोकेट कर सकते हो, जो लोकेटेबल हो। जैसे मैंने बोला कि आई लिव एट टबका, मतलब मेरे गांव का यदि नाम है टबका, तो टबका एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब छोटे जगहों के नाम के पहले हम एट लगाते हैं या फिर स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ एट का प्रयोग करते हैं।
वहीं बाय का प्रयोग करते हैं बाय द मीन्स ऑफ, अगर किसी चीज के द्वारा कोई चीज किया जा रहा है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है करेक्ट द एरर इन द सेंटेंस। ये एक सेंटेंस आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, इसमें अगर कोई एरर आपको नजर आ रहा है तो उसको सही करना है बाय यूजिंग दीज ऑल्टरनेटिव्स। इन ऑल्टरनेटिव्स के माध्यम से, मतलब इनमें से कोई एक सेंटेंस है जो इसके करेक्शन के रूप में प्रयुक्त होगा। समझ में आई बात? अब कहता है ही डोंट लाइक टू स्टडी, वह पढ़ना पसंद नहीं करता है। अब हम सबको पता है कि ही के साथ डज का प्रयोग होता है, न कि डू का। अर्थात क्या हो जाएगा, ही डजंट लाइक टू स्टडी। अर्थात देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ही डज नॉट लाइक टू स्टडी। अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका करेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पास्ट टेंस। मींस अब क्या है, यहां पे आपको पास्ट टेंस के वर्ब का चुनाव करना है और ये सारे आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है यह पास्ट टेंस को दर्शाता है। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब फॉर्म माना जाता है, प्रेजेंट सिंपल का माना जाता है। ठीक है ना? और वहीं V2 जो है हमारा पास्ट सिंपल का माना जाता है। ठीक है ना? चलिए, और वहीं वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में अगर पास्ट लिखा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह पास्ट टेंस में सिर्फ प्रयुक्त होता है। यह ऐसे एक्शन की बात करता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जिस समय इसकी चर्चा की जा रही है उससे पहले वो एक्शन कंप्लीटेड है, इसकी बात करता है। और वर्ब का चौथा रूप जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलर सिचुएशन इसके साथ भी है, प्रेजेंट लिखे होने के कारण इसे हम प्रेजेंट में प्रयुक्त करते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। और वर्ब का पांचवा फॉर्म जो है इसे भी हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, V1 के साथ प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का चुनाव करना है। अब देखेंगे ड्रॉ हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका सेकेंड क्या होगा, इसका सेकेंड हो जाएगा ड्रू। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें हमने यहाँ पे क्यों V2 का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा एक कीवर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे बीते हुए समय की बात करता है, बीते हुए कल की बात करता है, और बीता हुआ समय हमारा क्या होगा, पास्ट का होगा। इस कारण से हम ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे। हालांकि इसने आपको इंस्ट्रक्शन में दे भी रखा है कि किस टेंस के वर्ब का चुनाव करना है, इसलिए ये चीजें आसान हो जाती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सन डैश इन द ईस्ट। अब राइज, राइजेस, राइजिंग, राइजन क्या होगा, हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, सन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात यूं कहें कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम चलें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। और वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है ना? क्लियर है? और वैसे भी हम क्या करेंगे, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई जो एक जनरल ट्रूथ हो जिसमें बदलाव संभव नहीं है, तो उस तरह के एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हमने पीछे देखा था, क्या था, V1 और V5। V1 का प्रयोग प्लूरल के साथ है, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? राइज हमारा प्लूरल है, वहीं पे राइजिंग हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म है जिसके पीछे एक ऑक्सिलियरी वर्ब की आवश्यकता होगी। सिमिलर सिचुएशन यहां भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन आपके छट जाएंगे, पहला तो होने वाला नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। अब कहता है ब्रेक द आइस जो एक इडियम है इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसके हम जब मीनिंग की बात करते हैं, जब हम इडियम के मीनिंग की बात करते हैं तो वहां पे वर्ड अपना लिटरल मीनिंग खो देता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि सारे लोग जो सन्नाटा में जी रहे हैं, जो साइलेंस छाया हुआ है, उस साइलेंस को तोड़ना है, कुछ बातचीत शुरू किया जाए। इस संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शंस की ओर हम देखें तो पहला ऑप्शन कहता है डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को तोड़ना या बर्बाद करना। नहीं, स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, यस।
जब हम बात करते हैं स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, तो इसके लिए हम इडियम ब्रेक दी आइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? स्टे साइलेंट नहीं, हम साइलेंट ही नहीं बने रहे बल्कि साइलेंस से बाहर निकलना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक दी आइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिल्ड अ वॉल, नहीं दीवार हम नहीं खड़ी कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऐसे ऑल्टरनेटिव का प्रयोग करना है जो करेक्ट हो। ठीक है ना? कहता है ही आर ए गुड टीचर, नहीं ही के साथ हम आर का कतई प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? इज का। ठीक है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज ए गुड टीचर। ऑफ कोर्स ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो हमारा एग्रीमेंट है वो सही है। और यहां जो देखेंगे हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के लिए आया है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर है? और इसके कारण हमने देखा कि यहां इसके पीछे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग भी है, ये भी सिंगुलैरिटी का बोध करा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा ही बी नहीं, ही एम नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया गया है, इस पे बनने वाले प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कहता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को पढ़िए और इससे बनने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहते हैं रवि जी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। रवि क्या है? एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। ठीक है ना? ही स्टडीज एवरी डे, वह प्रत्येक दिन अध्ययन करता है। ठीक है ना? एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम, और अपने होमवर्क को, गृह कार्य को सही समय पे, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट जो आपका टाइम है उससे पहले आप कर लेते हो। ठीक है ना? उस समय तक आप कर लेते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। हिज टीचर्स अप्रिसिएट हिज डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, इस कारण से उसके जो टीचर्स हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। किस चीज के? उसके डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की। पंक्चुअलिटी क्यों? क्योंकि वह ऑन टाइम काम करता है। क्लियर है? पंक्चुअल होना मतलब जो काम है आपका जिस समय करना है आप उस समय विशेष में आप उसे कर लेते हो, आप पंक्चुअल कहलाते हो। क्लियर है? क्वेश्चन है व्हाई डू रवीज टीचर्स अप्रिसिएट हिम। कहता है क्यों रवि के जो टीचर्स हैं उसकी प्रशंसा करते हैं? बिकॉज ही प्लेज ऑल डे, क्योंकि वह पूरे दिन खेलते रहता है? नहीं, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। यहां जो पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन है इसी के बेसिस पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा और आपका आंसर भी यहीं से आएगा। बिकॉज ही स्टडीज एंड इज डिसिप्लिन, क्योंकि वह अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है और काफी अनुशासित है। ऑब्वियसली आपका आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। बिकॉज ही स्किप्स स्कूल, क्योंकि वह अपने विद्यालय से भाग जाता है, स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑब्वियसली नॉट। बिकॉज ही इज लेजी, नहीं वह लेजी नहीं है, वह पंक्चुअल है। पंक्चुअल व्यक्ति को लेजी नहीं कह सकते आप, लेजी तो डिले करता है किसी चीजों को करने में। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।